विविधताओं से भरे इस देश में कुछ समानताएं हम आपको दिखाएंगे। कैसा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज हम आपको बताएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत देख रहे सभी दर्शकों को लीना का नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं गुजरात और छत्तीसगढ़ की समानताओं पर। आज का विषय है हमारा आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला, और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एनआईटी रायपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर देवाशीष सान्याल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तुकला क्या है। वास्तुकला भवन बनाने की एक ऐसी कला है जिसमें आर्ट और साइंस दोनों का समावेश है, और ये अप्लाइड है। ये बिल्डिंग टेक्नोलॉजी को रेफर करता है। घर या भवन से संबंधित कोई भी काम हो तो वो जरूर वास्तुकला के इसमें आता है। बिल्कुल। ये जो वास्तुकला है उसका विस्तार कब से माना जाता है? वास्तुकला असल में प्राचीन कला है जी। और पहले के मंदिरों और ऐसे जगह पर भी हमको इसके प्रमाण मिलते हैं, जिससे ये समझ में आता है कि उस समय जो मूर्तिकार हुआ करते थे या पत्थर तराशने वाले हुआ करते थे, उनको गाइड करने के लिए एक मास्टर मेसन या वास्तुकार की ज़रूरत पड़ती थी। तो हमें खजुराहो के मंदिर में पीछे एक बड़ा सा पैनल मिलता है जिसमें ये दिखाया गया है कि कोई उनको गाइड कर रहा है कि कितने बड़े एरिया में आपको आपकी जो मूर्ति है या जो भी चीज़ें बनानी है। तो इस तरह का जो मामला है, या भोपाल में हमको ड्राइंग्स मिलते हैं जो कि पत्थर के चट्टान के ऊपर बनाए गए हैं। तो ये सब बनाने की जो तकनीक है ये सब वास्तुकला में है। वहाँ से होते हुए धीरे धीरे ये आज के डेट में मॉडर्न आर्किटेक्चर में आ गया, और आज तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें कि बहुत सारे लोग आर्किटेक्ट हों, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हों, और सबके सब शामिल हैं, और ये चल रहा है। गुजरात और छत्तीसगढ़ की समानताओं पर इस कार्यक्रम में बात करते हैं। तो गुजरात और छत्तीसगढ़ दोनों जगह पर कैसा इसका विस्तार हुआ? सबसे पहले कहाँ पर आए? वैसे तो गुजरात में इसका विस्तार पहले हुआ। वहाँ पर गुजरात का मतलब है गुर्जर संप्रदाय से उनका नाम गुजरात पड़ा, और वहाँ पर मरु गुर्जर आर्किटेक्चर पाया जाता है जो 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक चला। इसको उनकी भाषा में सोलंकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। इसमें अलग अलग मंदिर बनाए जाते थे, और इसका विस्तार धीरे धीरे जैन आर्किटेक्चर की तरफ चला गया और वो डेवलप होने लग गया। पर गुजरात के जो एग्जाम्पल्स हैं, सोमनाथ मंदिर या इस तरह के जो और मंदिर हैं, प्लस उनके यहाँ जो बावली है, वो रानी की बाई वगैरह, वो सब जो है वो सोलंकी स्टाइल के आर्किटेक्चर में ही है। बाद में गुजरात में मुग़ल लोगों का राज हो गया, तो कुछ ऐसे मुग़ल स्ट्रक्चर्स आ गए, जाली वर्क, मीनार और ये सब चीज़ें आ गई, गुंबज वगैरह ये सब बनने लग गए। और फिर ब्रिटिश लोगों ने ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर ले आए, जो उनके जनरली कोर्ट हाउस और इस तरह की चीज़ें उन लोग बनाने लगे। छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में मुग़लों का साम्राज्य कोई खास आया नहीं, और जो यहाँ पर थोड़े पुराने अगर पाया जाए तो मराठा से लेकर शुरू होकर और यहाँ तक मिलता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की वास्तुकला के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ईंटों से बने मंदिर ज़्यादा प्राचीन और ज़्यादा अच्छे पाए जाते हैं। जी, छत्तीसगढ़ में जो वास्तुकला है उसे किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ में असल में कोई अलग से कोई शैली नहीं थी। वो जो सोलंकी स्टाइल है वो गुजरात वाली वो खजुराहो तक आ गई थी, तो वो यहाँ पर आसपास तक उनके मंदिर बनाने की तकनीक पहले, जैसे रायपुर जो है वो एक्चुअली छत्तीसगढ़ जो है उसमें छत्तीसगढ़ या पुर हुआ करते थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई थी। तो वो अपने इनको मास्टर मेसन्स को वहाँ से बुलाया करते थे, गुजरात और उधर से बुलाया करते थे। रतनपुर राज्य या रायपुर राज्य, वहाँ पे काम करने वाले लोग, वो सब वहाँ से बुलाकर इन लोगों ने इसको डेवलप किया। और एक समय छत्तीसगढ़ में सिरपुर जो आज कहा जाता है, वो श्रीपुर के नाम से बहुत फेमस राजधानी हुआ करती थी। और गुजरात की जो शैली है उस पर क्या कहेंगे आप? गुजरात की शैली एक ये हिस्टोरिकल, इसको लेते हुए जब हम और आगे आते हैं तो फिर आज के डेट में मॉडर्न आर्किटेक्चर है। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर में गुजरात में बहुत सारा काम अलग अलग आर्किटेक्ट्स ने किया है। लुई कॉर्बुसियर का वर्क मिलता है, वीवी दोषी का वर्क मिलता है, और ये काम धीरे धीरे आज
इतना आगे बढ़ चुका है कि अब इसमें यूटिलिटेरियन आर्किटेक्चर ज़्यादा है। मतलब जितना आपको काम है उतना ही आर्किटेक्चर बनाना, कम क्षेत्र में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम निकालना, पर्टिकुलरली कमर्शियल बिल्डिंग्स में, इसमें गुजरात फेमस है। और अगर छत्तीसगढ़ में इसका कंपेयर करें तो यहाँ पर चंपारण में जो वल्लभाचार्य जी का आश्रम और उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर्स है, वहाँ आपको गुजरात के यूटिलिटेरियन आर्किटेक्चर का डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट दिखेगा कि उन लोग कैसे धर्मशाला या जो भी चीज़ बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं। तो वो सीधा सीधा उनका यहाँ पर प्रभाव है। गुजरात और छत्तीसगढ़ में जो शैलियाँ हैं, जो स्टाइल है, वो कैसे एक दूसरे से सिमिलर हैं? एक्चुअली अगर मंदिरों की बात की जाए तो मंदिर कैसे बनते थे, सबसे पहले मंदिर में एक द्वार होता था, मुख्य द्वार। मुख्य द्वार से अगर हम सीधी लाइन खींचेंगे तो वो आगे जाके गर्भगृह तक पहुंचती थी। अब मुख्य द्वार से गर्भगृह तक जाने के लिए जहाँ पर हम मूर्ति को रखते हैं, बीच में हमको एक नाट मंदिर और जग मंडप के थ्रू जाना पड़ता था। जग मंडप में लोग बैठकर प्रार्थना करते हैं या मेडिटेशन करते हैं। नाट मंदिर में लोग परफॉर्म करते हैं, तो परफॉर्म करने पर भगवान के सामने, लेकिन ये सब जो है सामने से दिखता है। मतलब एकदम आप मुख्य द्वार से देख सकते हैं कि पूरे मंदिर में क्या हो रहा है। और ये पूरा मंदिर जो है वो एक स्क्वायर शेप में बनता था, और अगर मंदिर को बड़ा करने की ज़रूरत पड़ती थी तो उसमें और भी स्क्वायर्स कोने कोने में जोड़ दिए जाते थे। तो ये एक मंदिर बनाने की हिंदू आर्किटेक्चर की परंपरा है। इस शैली को गुजरात में भी और छत्तीसगढ़ में फॉलो किया गया है। अब अगर इनको इसमें कुछ चेंज करना था छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने क्या किया कि जो स्क्वायर को धीरे से घुमा दिया, तो उसमें कई दूसरे स्क्वायर स्टार शेप जैसा बनने लगा। तो ऐसे मंदिर हमको शिवरी नारायण, खलारी और ये सब आसपास के बलौदा बाजार, ये सब के आसपास में हमको ऐसे मंदिर मिलते हैं, जिनकी सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर, इन सब के प्लान जो हैं वो एक जैसे ही हैं, बस उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन उन्होंने ऐसे लिया है। गुजरात प्रांत और छत्तीसगढ़ प्रदेश दोनों के लिए वास्तुकला यानी आर्किटेक्ट का कैसा महत्व है? हाँ, दोनों के लिए आर्किटेक्चर का बहुत महत्व है। गुजरात बहुत ज़्यादा उन्नत प्रदेश है देखा जाए तो। वहाँ पर सामान्य लोगों में आर्किटेक्चर की समझ है, अवेयरनेस है, और उसके कारण जो भी नया स्ट्रक्चर बनता है, जैसे उन्होंने अभी बड़ौदा में बस स्टैंड बनाया जो बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा दिखता है, तो ये सब चीज़ें वो सामने लेके आते हैं। और छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्र कम है, तो इसलिए यहाँ विकास की संभावनाएं अपार हैं। यहाँ पे धीरे धीरे शहरीकरण होगा, और यहाँ के जो गांव और तहसील के लोग हैं वो धीरे धीरे अपने उसको ज़िले में बदलेंगे। ये भी अंदाज है कि रायपुर का क्षेत्रफल और आगे बढ़ेगा और काफ़ी सारा डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए आर्किटेक्चर का स्कोप यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और अगर हम गुजरात के यूटिलिटेरियन आर्किटेक्चर जो मतलब का प्रयोग करें तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारा जगह का बचाव हो सकता है। हम अननेसेसरी वेस्टेज नहीं करेंगे और उसका सही सही उपयोग कर पाएंगे। सर, क्या ये कहना ठीक होगा कि आर्किटेक्चर पर धार्मिक, आर्थिक, पारंपरिक कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, आर्किटेक्चर में बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है। आर्किटेक्चर एक सामाजिक विषय है और इसमें समाज के सभी विधाओं का असर पड़ता है। आर्थिक इसलिए कि आप कितना कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, कौन से मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं, और उसके बाद भी आपको सुंदर और आपके काम का स्ट्रक्चर आए, ये आर्किटेक्चर का एक प्रांत है। दूसरा है कल्चर। तो आप क्या क्या कल्चर फॉलो करना चाहते हैं, वो आपके आर्किटेक्चर को या आपके रहने और उठने बैठने और सब चीज़ों के स्पेसेस को डिफाइन करता है। तो वो हर एक के लिए अलग होगा, और अगर एज ए कम्युनिटी के लिए एक हो सकता है, तो ये भी आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा एक पहलू है। जी बिल्कुल। अगर पुराने समय की बात करें तो आर्किटेक्ट में जो शैलियाँ यूज़ होती थी, वो क्या किसी इस समुदाय को विशेष रूप से प्रभावित करती थी? हाँ, करती थी। अगर हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें 3 शैलियाँ आती हैं। तो उसमें नागरा शैली है। नागरा शैली में चारों ओर कोई दीवार नहीं होती थी और मंदिर जो है बीचों बीच बनाया जाता था। और इसके बाद हम थोड़ा साउथ की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो द्रविडियन शैली आएगी। अब द्रविडियन शैली में चारों ओर सबसे पहले एक बाउंड्री वॉल बनाया जाता था। ये बाउंड्री वॉल डिनोट करता था कि भगवान को हमने चारों ओर से सुरक्षित रखा है, और उसके 4 गेट होते थे दिशा के अनुसार।
अब ये जो गेट है इसका भी बहुत पुरानी एक परंपरा है। गांव में जब पहले बांस के गेट हुआ करते थे तो वो इसलिए होते थे कि गाय या जो ये चीज़ें हैं, गोधन जो है वो शाम को वापस आए और सुबह हम उनको फिर छोड़ दें। तो ये गेटों का नाम वहाँ से गोपुरम के रूप में पड़ा और इसको द्रविडियन शैली में उन्होंने क्या किया, इसको पिरामिड जैसा डेवलप कर लिया। तो उन्होंने एक भी मंदिर जो वहाँ होते हैं उसमें 4 गोपुरम होते हैं चारों दिशाओं में, और गोपुरम के एकदम ऊपर एक विमान होता है। मतलब वो ये मानते हैं कि देवी देवता गरुड़ उसमें सवार होकर कहीं जा रहे हैं कहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए विमान होता है। और फिर हर एक स्टेज में छोटे छोटे गवाक्ष होते हैं खिड़कियाँ जैसे, और अलग अलग देवी देवता वहाँ पे वास करते हैं, ऐसा उनका धारणा है। और ये पिरामिड शेप इसलिए होता है कि इसकी छाया जो है वो ज़मीन पर ना पड़े और कोई आदमी जो है उसको अपने पैरों से न रौंदे, इसलिए ये इस शेप के होते हैं। तो ये हो गया गोपुरम। और उसके बाद अंदर जाकर फिर से वो स्क्वायर शेप की मंदिर तो बनते ही हैं, पर द्रविडियन स्टाइल में तालाब जरूर होता है, अंदर एक तालाब जरूर होता है। और मंदिर के ठीक सामने एक वृक्ष होता है जिसको हम लोग, हमारे यहाँ तो पीपल का वृक्ष कहते हैं, पर उन लोग सोने का या ऐसा कोई पत्ते का उसमें वो लगा कर रखते हैं, डिनोट करने के लिए कि आगे भगवान है, तो आगे नंदी होगा और उसके बाद जाके भगवान का शिवलिंग या वो सब होगा। तो इस तरह से उन्होंने अपना ये बनाया हुआ है। तो एक्चुअली द्रविडियन स्टाइल में फोर्टिफाइड सिटी वाली बात हो गई, मतलब पूरा टेम्पल का एक कॉम्प्लेक्स बन गया और फोर्टिफाइड सिटी हो गया। इसके बाद वो तीसरी स्टाइल जो है वो हरसरा स्टाइल में दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब थोड़ा सा नागरा स्टाइल भी ले लिया और थोड़ा सा वो भी ले लिया। लेकिन हमारे नागरा स्टाइल मतलब नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर में कहीं पर भी ऐसी बाउंड्री वॉल या पर इस तरह की नहीं होती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में और भी बातें होंगी, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज के विषय में आर्किटेक्चर पर। सर, आपने वास्तु कला की बात की, क्या वास्तु शास्त्र का भी इसमें कुछ है? हाँ, एक्चुअली कोई भी कला ऐसे नहीं डेवलप होती, अलग अलग विभिन्न ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है और वहाँ से हम चीज़ों को श्लोक या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को देखते हुए धीरे धीरे इसको इकट्ठा करते हैं। तो इसलिए उसको वास्तुशास्त्र के नाम दिया गया है। अलग से शास्त्र नहीं है, लेकिन इसके जैसे उदाहरण के लिए कि ये मंदिर मेरू पर्वत जैसा दिखता है। अब मेरू पर्वत हमारे उसके अनुसार आजकल तो एग्जिस्ट नहीं करता, पर उस समय की मतलब उसकी शेप को डिनोट करने के लिए उन्होंने ऐसा एक वो दे दिया। तो इस तरह का जो अलग अलग ये है, या आपका प्लॉट जो है वो गोमुख होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो हैं अलग अलग शास्त्रों वेदों में लिखा हुआ है, वहाँ से उन्होंने कलेक्ट कर लिया। तो इसलिए उसको आज उन्होंने ऐसा वास्तुशास्त्र ऐसा नाम दे दिया। अच्छा, तो इसका कोई साइंटिफिक इफेक्ट भी पड़ता है? हाँ, वास्तु कला जो है बिल्कुल साइंटिफिक है और एक्चुअली इंजीनियरिंग है, अप्लाइड इंजीनियरिंग है, मतलब जिसको हम सीधा सीधा उपयोग कर सकें, ऐसा वाला इंजीनियरिंग है। हर छोटी से छोटी चीज़, चाहे आपका घर या प्लॉट जो है वो दक्षिण तरफ है कि इस तरफ है, इन सब चीज़ों के ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है, कितना गर्म होगा, कितना ठंडा होगा, किधर से हवा आएगी। एक्चुअली हम जो भवन बनाते हैं वो बाहर के वातावरण से बचने के लिए बनाते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा पानी गिर गया या भूकंप आ गया या कुछ भी हो गया तो वो घर के अंदर के लोगों को सुरक्षित रखे, इसलिए बनाते हैं। तो इस सब का साइंटिफिक स्टडी है और साइंटिफिक हिसाब से ही घर बनाने की तरीका जो है वो आज के डेट में आर्किटेक्चर है। छत्तीसगढ़ में आर्किटेक्चर के कुछ ऐसे नमूने हैं जो बांस से बने हैं, या चूना के पत्थर से बने हैं, या लाल मिट्टी से बने हैं। तो गुजरात के कंपैरिजन अगर हम बात करें, दोनों की समानताओं पर देखें, तो गुजरात में ऐसी कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं? गुजरात में बेसिकली ये मिट्टी के मकान नहीं हुआ करते थे। गुजरात में पत्थर का ज़्यादा इस्तेमाल होता था और
जहाँ से गुजरात का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस जैन आर्किटेक्चर में चला गया तो वो लोग फिर सफ़ेद पत्थर उपयोग करने लगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के और वहाँ के जो कलर स्कीम है वो सेम है। वो जो कलर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, वो भले ही ईंटों से बना रहे हैं लेकिन वो कलर दोनों के ही सेम है। तो एक्चुअली इन चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है कि वो क्या देखने में कैसा है। या आज आप अक्षरधाम मंदिर का सामने से देखेंगे तो जो रंग आपको दिखेगा वही रंग आपको यहाँ सिरपुर के मंदिरों का या भोरमदेव के मंदिर का दिखेगा। तो वो उनके मटेरियल यूज़ करने के ऊपर सेम वो आ जाता है। सर, आपने अक्षरधाम मंदिर का जिक्र किया तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है, कुछ बताएं। हाँ, अक्षरधाम मंदिर जो है वो टिपिकल हिंदू आर्किटेक्चर के हिसाब से बना हुआ है और उसमें उन्होंने ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा है कि किस तरह से। और एक बात और यहाँ पे बताना जरूरी है कि जो गर्भगृह है उसके ऊपर सबसे हाईएस्ट स्ट्रक्चर रहता है और उसके ऊपर एक आमलका बनाया जाता है जो आंवले जैसा होता है, इसके फलियां जैसे दिखती हैं और ये डिनोट करता है कि इसी जगह पर मुख्य भगवान मौजूद हैं। तो इस तरह से अक्षरधाम का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही है और मतलब मॉडर्न आर्किटेक्चर में जो टेम्पल्स बन रहे हैं वो इसी तरह से ही बनते हैं क्योंकि इनकी एक ट्रेडिशन है, उसको वो फॉलो करते हैं। मंदिर ऐसे ही नहीं बन जाएगा कि मतलब कोई और, तो इसके लिए सेंटर लाइन से दोनों ओर बराबर होगा। दूसरा सेंटर लाइन जो हम खींचेंगे डायरेक्शन वाइज तो उससे भी दोनों ओर बराबर होगा और जनता के आने जाने के लिए परिक्रमा पथ और हर चीज़ डिनोट होगी और वो सब जो है एक जैसी होगी। वही मंदिर के आर्किटेक्चर का बेसिक है। वास्तुकला की जब हम बात करते हैं तो फिर ऐतिहासिक चीज़ें या इमारतें ही आती है, मॉडर्न चीज़ें नहीं आती? नहीं, वास्तुकला में मॉडर्न चीज़ें भी आती हैं। वास्तुकला पुराने ज़माने में जो वास्तुशास्त्र और उसकी बात कर रहे थे तो उस समय बड़े बड़े किले या बड़े मंदिर या इस तरह के जो फोर्ट्स या राजा का महल ये सब को माना जाता था और कुछ लोगों की हवेलियाँ इस तरह से। लेकिन आज की डेट में वास्तुकला हर एक आदमी के लाइफ को टच करता है। हम अक्सर कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान हमारी ज़रूरतें हैं, तो वो तीसरा ज़रूरत जो मकान है वो हमारे सीधा लाइफ को टच करता है। हम अपने 24 घंटे के 80% समय किसी न किसी भवन के अंदर गुजारते हैं, भले ही वो ऑफिस हो या मकान हो या कोई और ये हो। ये सब आर्किटेक्चर को डिनोट करता है और विभिन्न तरह के आर्किटेक्चर हैं। बस स्टैंड का अलग आर्किटेक्चर है, एयरपोर्ट का अलग आर्किटेक्चर है या पब्लिक बिल्डिंग के अलग आर्किटेक्चर हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स के अलग आर्किटेक्चर हैं। तो ये सब जो है आर्किटेक्चर फील्ड को विस्तार देता है। छत्तीसगढ़ का जो भोरमदेव मंदिर है उसकी तर्ज पर अगर बात करें तो फिर गुजरात में ऐसा कौन सा मंदिर है, ऐसी कौन सी जगह है? नहीं, भोरमदेव मंदिर का सीधा गुजरात में ये नहीं मिलता। एक्चुअली गुजरात की जो वो मरु गुर्जर आर्किटेक्चर है वो होते होते खजुराहो तक आई थी और वहाँ से थोड़ा इन्फ्लुएंस यहाँ पर हमको इसमें मिलता है भोरमदेव और इसमें। लेकिन इनका बनाने का प्रिंसिपल सेम है। इनका जो क्षेत्र डिनोट करना है वो सब सेम है। उसकी प्लानिंग और उसका जो ये सेंटर लाइन ये सब सेम है और वही स्क्वायर शेप पर ही काम हुआ है। सर, प्राचीन समय में वास्तुकला को कलाओं की जननी कही जाती थी, ऐसा क्यों है? हाँ, वो इसलिए कि वास्तुकला में सभी तरह की कलाओं का समावेश है, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो मूर्ति कला हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे स्केचिंग हो। इन सब से इंस्पायर होकर हम एक भवन बना सकते हैं और पहले इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। आजकल भी कुछ ऐसी स्टाइल बन चुकी है जो बायोमिमिक्री पे काम कर रही है, मतलब प्रकृति से सीधा शेप उठाकर और उसको आर्किटेक्चर में लाने की बात कर रही है। तो ये इसीलिए आज भी हम इसको मल्टीडिसिप्लिनरी आर्किटेक्ट, मदर ऑफ ऑल आर्ट्स ऐसा कहते हैं, क्योंकि आर्ट्स का पूरा हम प्रभाव बिल्डिंग पर देख सकते हैं। पहले जो डिज़ाइन हमें मंदिरों में देखने को मिलते हैं, अगर वो अभी हम एट प्रेजेंट बनाना चाहें तो उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा?
हाँ, पहले जो मंदिर को कुशल कारीगर बनाते थे जी। वो कुशलता आज के डेट में मिलना थोड़ा मुश्किल है। अदरवाइज पहले बहुत ही बारीक काम होता था। आज हम उन सब कामों को टेक्नोलॉजी से करने की कोशिश करते हैं। हम कंप्यूटर लगा देते हैं और लेज़र कटिंग मशीन लगा देते हैं, लेकिन वो जो भावना, जिस भावना से उन्होंने बनाया था, वो भावना आज के डेट में अराइज करना थोड़ा कठिन है जी। तो इसलिए, और प्लस हमें क्लाइंट ऐसे मिलने चाहिए जो पुराने मंदिरों को रेप्लिकेट करने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं, साधारणतः पुराने मंदिरों को रिस्टोर करने की ट्राई करते हैं। वो पहले कैसे थे उसी रूप में आज भी लोगों को दिखे, ऐसा कोशिश करते हैं। तो उससे उनका पुरातात्विक जो महत्व है वो बढ़ता है। तो क्या ये जो कलाकृतियाँ हैं वो सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित है या पुरानी चीज़ों तक ही? नहीं, कलाकृति तो जनसाधारण तक पहुंची है अलग अलग इसमें, लेकिन धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन होने के चक्कर में इसमें काफ़ी सारा असर पड़ गया है और चीज़ें जो हैं वो लुप्त हो गई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और उसमें वास्तुकला भी है कि उसमें बनाने की टेक्निक पहले कैसी थी और आज कैसी है। इन लोग खुदाई करते हैं, उसमें उनको पुरानी चीज़ें मिलती हैं, तो आश्चर्य करते हैं कि उस समय कैसे बना लिया है उन्होंने ऐसा। तो जैसे इसमें आपका सिरपुर के आसपास बहुत सारी खुदाई हुई है और नया शहर मिला है, मार्केट मिला है, ज्वेलरी मार्केट मिला है। तो वो आश्चर्य का विषय है कि कैसे ऐसा हुआ, क्योंकि वो उस समय राजधानी थी, वहाँ पे नदी था, लोग आते थे और व्यापार करते थे, ऐसा समझ में आया। लेकिन बिना खुदाई के नहीं समझ में आता। तो इन बिटवीन डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया, इसलिए आज हमको आश्चर्य लगता है कि ऐसा भी पहले था। बिल्कुल। मॉडर्न आर्किटेक्ट पर आप क्या कहेंगे? हाँ, मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम आज के जो मटेरियल्स हैं वो मटेरियल्स दूसरे हो गए हैं। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा सीमेंट का, लोहे का, एल्यूमिनियम का, कांच का प्रयोग करने लग गए हैं और हर चीज़ में हम भव्य दिखाने का हमारा जो पैमाना है वो बदल गया है। अब हम बड़ी से बड़ी कांच की बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं या इस तरह का ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा ऑफिस जो है वो सबसे ज़्यादा हाइटेड में हो, हमारे ऑफिस का साइन बोर्ड सबसे ऊपर लगे, या हमारा एयरपोर्ट ऐसा हो कि वो दूर से दिखे कि भाई ये एक भव्य एयरपोर्ट है। तो ये आ गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले उन लोग उसका उपयोग भी देखते थे। पहले वो लोग ये देखते थे कि अगर ये बिल्डिंग हमने बनाई है तो वो 100 साल तक चलेगी, 100 साल तक उसका उपयोग रहेगा, तब तक नहीं टूटेगी। पर आज हम जो है टेक्नोलॉजी और चीज़ें एडवांस होने के कारण उतनी लंबी लाइफ नहीं सोचते, देखने में ज़रूर अच्छा सोचते हैं कि हाँ बहुत अच्छा बनेगा और ऐसा होगा। बिल्कुल। गुजरात और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पे अगर देखें तो मॉडर्न आर्किटेक्चर कैसा है? हाँ, मॉडर्न आर्किटेक्चर गुजरात का बहुत अच्छा है और बहुत डेवलपिंग है, आज के डेट में बहुत इमर्जिंग है। एक्चुअली कहीं कहीं पर वर्ल्ड क्लास चीज़ें बनी हैं। यहाँ पर एक कंपैरिजन ये भी हो सकता है कि गुजरात में गांधीनगर डेवलप हुआ, जो उनका कैपिटल सिटी ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में बना, और रायपुर में नया रायपुर बना जो अभी एक राजधानी क्षेत्र जैसा बना। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें पूरे एक नया आयाम छत्तीसगढ़ को दिया, और गुजरात का सेम एग्जाम्पल। और इसके पहले भुवनेश्वर बना था या चंडीगढ़ बना था, जो प्लांट सिटी होता है जहाँ पर ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है और आप पहले से बनाकर बता दे रहे हैं कि इस जगह पर यही चीज़ आएगी, यहाँ पे दुकानें आएंगी, यहाँ पे ये आएगा या यहाँ पे और कुछ आएगा। तो वो जो है उसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल ये दोनों शहर हैं, गांधीनगर और आपका नया रायपुर। नया रायपुर, बिल्कुल। अगर पहले के ट्रेडिशन की बात करें और अभी के, तो फिर पहले ट्रेडिशनली काम होता था, अब वो प्रोफेशनली काम होता है। कैसे? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। लोग जो है परंपरागत में काम करते थे। जुलाहे का बेटा जुलाहा होता था या बढ़ई का बेटा बढ़ई होता था, तो उसको अपने पिताजी से और समाज से जो है उस तरह की शिक्षा मिलती रहती थी। अब ऐसा नहीं होता। अब प्रोफेशनल लोग आते हैं, कम समय के लिए आपका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के ट्राई करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो अब इस तरह का मामला हो गया है। और दूसरा, अभी हमको काफ़ी सारा फ्रीडम भी है। अभी जो भी चाहे वो पर्टिकुलर प्रोफेशन को या स्किल को ज्वाइन करके उसमें अपना डेवलप कर सकता है। पर इसमें हमारी जो चीज़ें छूट रही हैं वो परंपरागत चीज़ें छूट रही हैं। मतलब परंपरागत रूप से जो चीज़ें बन रही थी उसमें थोड़ा ब्रेक आ गया है। अब वो
मुश्किल है, मुश्किल है, बिल्कुल रिवाइव करना मुश्किल है। और प्राचीन समय में, पुराने समय में और अभी की तुलना की जाए तो गुजरात और छत्तीसगढ़ में दोनों पर देखा जाए तो कैसी समानताएं दिखती हैं बेसिकली? हाँ, समानता इसलिए दिखती है क्योंकि गुजरात में चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली भारत का हिस्सा है, दोनों के दोनों में ऐसा बहुत ये नहीं है, दूर तक व्यापार होता था, तो इसलिए इतनी ज़्यादा डिसिमिलरिटी नहीं है जी। अगर एकदम से वेदर चेंज होता, अगर यहाँ से मान लीजिए साउथ की तरफ चले जाते या कुछ होता तो फिर उसमें डिसिमिलरिटी होती। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा कि यहाँ की चीज़ें कैसी हैं छत्तीसगढ़ की और गुजरात की, तो बहुत ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन में कोई ऐसा खास डिसिमिलरिटी नहीं दिखेगी। अगर कोई इस सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहता है तो कैसे स्कोप होंगे? हाँ, इस सब्जेक्ट में फोकस करने के बहुत सारे स्कोप हैं। आप इंटीरियर डिज़ाइन का काम कर सकते हैं, आप बिल्डिंग डिज़ाइन का काम कर सकते हैं, इनका स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो इवन आजकल तो वेब डिज़ाइन और वो सब भी कर सकते हैं। एक ऐसी चीज़ और है जो जिसको हम प्रोडक्ट डिज़ाइन के नाम से जानते हैं, वो भी आर्किटेक्चर का मैनिफेस्टेशन है। मतलब आप एक पेन भी डिज़ाइन कर सकते हैं और कार भी डिज़ाइन कर सकते हैं। पर बेसिकली अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो आपको इन सब चीज़ों को में जाने के लिए बहुत बड़ा बेस मिल जाता है। आपको ये सिखा दिया जाता है कि डिज़ाइन कैसे किया जाए, या एक पेन जो है पेन जैसा ही क्यों दिखता है वो समझा दिया जाता है। मकान बनाने में भी यही है, आप लंबे समय तक आपका जो क्लाइंट है वो मकान में रहेगा तो वो उसको उपयोग करेगा, उसकी उपयोगिता ख़त्म नहीं होनी चाहिए और उसका बहुत सारा पैसा भी नहीं लग जाना चाहिए। तो इन चीज़ों को देखते हुए उसका जुडिशियस यूज़ कैसे किया जाए, इन चीज़ों को देखते हुए आप जो है आर्किटेक्चर में काम करेंगे। सर, आपने इतनी सारी जानकारी दी और अपना कीमती समय भी दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के आज के अंक में इतना ही। मुझे टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।